पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, कल मतदान होना है और इसी के साथ ही छठवें चरण की चुनावी तैयारी भी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बयानों की मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है और वो कितनी ज़रूरी है किसी भी चुनाव में और कम से कम किसी भी राजनीतिक दल के लिए। बहुत सारे बयान ऐसे आ रहे हैं जिस पर दूसरे दल को आपत्ति हो रही है, कोई किसी को तलवे चाटने की बात कर रहा है, कोई किसी को गिरहमान में देखने की बात कर रहा है। राजनीति में इस तरह के शब्दों की जगह कहाँ है? ऐसा शब्द गलत जो है राजनीति में हो या इंसानियत की हो, ना बोलना चाहिए और विरोध करना चाहिए तो सिद्धांत से भी विरोध करना चाहिए, तलवार से न विरोध करना चाहिए। और सबसे गलत ही शब्द ही विरोध होते हैं। अगर जो अभद्र शब्द बोलता है, सबसे गलत लैंग्वेज की भाषा वही होती है। और विचारधारा की लड़ाई है कि शब्दों की लड़ाई है? देखिए साहब, विचारधारा और शब्द दोनों का जंग में आवश्यकता है। विचारों का काट जो है विचार ही कर सकता है, एग्जाम्पल का काट जो है एग्जाम्पल से काटा जा सकता है। आज जहाँ तक शब्दों का बाण भेद जो होता है, शब्दों के बाण भेद में वक्ता को मर्यादा का ध्यान में रखना चाहिए, अपनी इंसानियत का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आप बोलने से पहले मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मैंने आपको बोलने से पहले इतना ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे वचन से किसी भावना पर कुठाराघात हो जाए तो ये सदैव पाप होता है। ठीक भावना ध्यान नहीं रखते लोग चुनाव में। देखिए, इसमें यह है कि आदमी को बोलने से पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए। शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख करके ही आगे बोलना चाहिए, ताकि उसको उसके मन पर हृदय में कोई भी कुठाराघात न हो। ठीक है, जिस तरह से चुनावी मुहिम चल रही है, भाजपा लग रहा है कि 400 पार का जो नारा दिया वो पूरा कर पाएगी? हमको तो लगता है 400 जरूर पार करेगी। 543 सीटें हैं, 400 के पार, 143 बचती हैं, उतना मिलेगी उनको सीटें। क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषा, एक रक्षा मंत्री की भाषा, गृह मंत्री की भाषा, जो बड़े पद पर 140-45 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस तरीके की भाषाओं की बात की जा रही है वो उचित नहीं है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना। हमें लड़ाई क्या लड़ना है, जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए, जनता के हितों की बात करनी चाहिए। जनता के हितों की बात ना करके आप किसी के मंगलसूत्र की बात करोगे, आप किसी को हिंदू मुस्लिम की बात करोगे। विपक्ष भी तो वही बातें कर रहा है, मतलब ये दोनों तरफ से चल रही चर्चा। विपक्ष ने तो ऐसी कोई बात नहीं करी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अखबार के माध्यम से देख रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री के विपक्ष कर रहा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, विपक्ष तो बाहर है, लेकिन आप सत्ता में तो है ना। आप 10 साल सत्ता में रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, आप एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री होकर के विश्व में आपको जाना है। राहुल गांधी तो विश्व में अभी नहीं पटल पर आए हैं ना, वो एक सांसद ही तो रहे हैं और हैं राहुल गांधी। लेकिन इतनी गंदी बात तो नहीं करते, अखिलेश यादव इतनी गंदी बात नहीं करते जिस तरीके से मर्यादा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। और आरएसएस जो है वो भाषा और साहित्य की जननी भी है, तो उसके भी बातों को अगर आरएसएस को मानते हैं तो उसके भावनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, जनता की भावनाओं को ध्यान रखना चाहिए और मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि हम देश को, एक प्रधानमंत्री का उद्देश्य है एक बड़ा विजन दे कि यहाँ से गरीबी कैसे दूर होगी, यहाँ समृद्धि कैसे आएगी, हमारा देश इंटरनेशनल स्तर पर किस तरीके से सुदृढ़ होगा, हर प्रकार से सुदृढ़ होगा, इस पर बात किया जाना चाहिए। और बाकी जो घटिया बात कर रहे हैं ये निश्चित रूप पे हताशा की बात है और ये हारने के कगार पर हैं। एक होता है, जैसा इन्होंने कहा 400 पार, तो 400 पार 143 सीट बचती है, वो ये जीते उतने ही जीतेंगे, मैक्सिमम 150 तक ही जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, भाजपा का एजेंडा 400 सीट कितना पूरा होता दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इनके नारों में, क्योंकि इन्होंने धरातल पे कोई काम किया नहीं। अगर ये 400 पार का नारा दे रहे तो किस बेस पे दे रहे हैं? जब इनको मालूम ही है कि हम 400 पार चले जाएंगे तो अपनी ज़बान बंद रखे। जिस तरह से अब मंगलसूत्र और भैंस और क्या कहते हैं 10 ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों के भाषण तक ही आ गए, एक कम्युनिटी को सीधे सीधे टारगेट कर दिया गया। इसमें इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब आप रैली में कुछ और बोलते हो, चैनल पे आप कुछ बोलते हो। ज़ुबानी जंग जो चल रही है चालू किसने किया? अब देखिए, सत्ता में बैठे आप हो, अगर आप मर्यादा खोगे तो दूसरा को खोने में टाइम नहीं लगेगा। और सवाल अगर पूछेगी जनता तो सत्ता वाले से पूछेगी, विपक्ष से तो पूछेगी नहीं। तो इनका जो 400 का नारा है वो पूरी तरह विफल होता नजर आ रहा है। अभी 4 चरण में इनके आँख से आंसू निकल आए हैं। अभी देखिए 7वें चरण के बाद इनके आँख से आंसू नहीं, अभी बहुत कुछ निकलेगा। रोना धोना इनका स्टार्ट हो गया अभी से ही। कि आँख से आंसू निकलने वाला जल्दी। आप देखिए, माँ
जो माता हैं, अगर हमारी ही आज माता न रहें तो अगर हम कोई शुभ कार्य करने जाए तो हमें उस टाइम थोड़ा रोना आएगा, थोड़ा तकलीफ होगी कि आज अपने माँ के बिना मैं एक कार्य करने जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी 5 लाख वोटों से बनारस की धरती पर जीतेंगे, इन लोग का भूल है और विपक्ष धाराशाही है। ये लोग हैं कहाँ? उलूल जुलूल बयान, उलूल जुलूल कि कोविड हो। अरे विपक्ष मर क्यों नहीं जाता? अगर कोविड खराब है तो हम क्यों नहीं मर जाते? कोविड 2 शील्ड मैंने लगवाया, बूस्टर भी लगवाया, तो मैं क्यों नहीं मर जा रहा हूँ? इन लोग को हताश और निराश हैं। एक पूरा विपक्ष समाप्त हो चुका है। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, जो कि सब निर्दोष है। कोई आरोप इनका सत्य नहीं है। सारे जो भी आरोप लगा रहे फर्जी है। कोई भी इनका आरोप जो सही हो जाए, ये जीत नहीं पाएंगे। इनकी मानसिकता जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जनता इस 4 जून को अपना नया प्रधान सेवक देगी और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। ठीक है, आपने कहा था कि टारगेट कर रहे हैं जो है धर्म विशेष को। ये भी तो बयान आया था कि वोट जिहाद करो। कौन सा वोट जिहाद होता है? जिहाद मतलब होता क्या है? पहले तो मोदी जी को ये समझना चाहिए, जिहाद का मतलब है क्या कि अपने लिए लड़ना, अपने लिए लड़ना। जो आपको सरकार अच्छी सुविधा दे, आपका हक पूरा करे, उसको जिहाद कहा जाता है। अगर किसी को लगता है कि मोदी जी अगर हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कई मुस्लिम परिवार हैं जो मोदी जी को वोट देते हैं, तो क्या इसे कहेंगे वोट जिहाद कहेंगे आप कहेंगे? जिहाद का मतलब ही क्या है कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने सुख के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। जो सरकार हमारा काम करेगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। अभी क्या कहते हैं, इन्होंने बोला कि हमारे पास मुस्लिम वोट बैंक इतना है, तो अगर वो मुस्लिम वोट बैंक उठा के बीजेपी को एक तरफा वोट करते हैं तो ये वोट जिहाद हो जाएगा क्या? मोदी जी उसे वोट जिहाद मानेंगे? तब जिहाद का नाम कहाँ से आ जाता है? और जैसे भाई साहब बोले कि बनारस से मोदी जी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, ये बताइए धर्म नगरी छोड़ के विकास की नगरी से क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है सिर्फ राम एक नाम है जिसकी वजह से ये जीत सकते हैं, बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आए दिल्ली से लड़ ले, अरे पूरा भारत, अयोध्या से चुनाव लड़, अरे वही हम कह रहे हैं, अयोध्या लड़ ले, आप दिल्ली से लड़ लीजिए, दिल्ली कैपिटल है, आपको वहीं जाना रहता है, आप दिल्ली से ही चुनाव लड़। पहले इंदिरा गांधी भी यहीं से चुनाव लड़ी, राजीव गांधी भी लड़े, संजय गांधी भी लड़े, यूपी से चुनाव लड़े, ये मुद्दा नहीं। यूपी महत्वपूर्ण मुद्दा। अच्छा, आपसे बात करते हैं। इनको लग रहा है कि जो है आप बनारस से ही चुनाव जीतेंगे, इसीलिए आ रहे हैं, बाकी और कहीं से चुनाव जीते। इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री भी हो, लेकिन धार्मिक नगरी से किसी प्रधानमंत्री ने लड़ा था। शायद इसको आप इतिहास उठा के देखेंगे तो उसने जो लड़ा था देश, जाति और समाज के लिए लड़ा था। नेहरू जी की बात आप करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं, तो अपने लिए कुछ करके नहीं गए हैं। वो जो किया समाज को दे करके गए हैं, देश को दे करके गए हैं। उन्होंने कभी 700 करोड़ 800 करोड़ की जहाज अपने लिए नहीं खरीदी है। रही बात कोविड की बात, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। जब कोविड सर्टिफिकेट निकलता था, नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो आती थी। जब फाइजर या अन्य कंपनियों ने कोविशील्ड ने निकाल करके दिया कि साहब डिसीज हो रही हैं, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक्स हो रही हैं हमारी दवाओं से, तो उस पर से फ़ोटो क्यों हटा दिया मोदी जी ने अपना? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए ना, क्यों नहीं देना चाहिए साहब जवाब? और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी कहते हैं कि शायद मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ था। शायद कंफर्म ही नहीं है उनको कि अपनी माँ के गर्भ से पैदा भी हुए। बताओ मुझे आप जरा ये बताओ, क्या लग रहा है कि विपक्ष कुछ बीजेपी के सामने खड़ा हो पाएगा उसके 400 पार के जो नारे हैं? देखिए, मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, मैं इस पे 2 लाइनें मैंने शेर की अंदाज में बोला है कि न बात कर 400 की, न बात कर 500 की, न बात कर अब 400 की, न बात कर 500 की। बात करनी है तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई की बात कर। तो कहीं ना कहीं मोदी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका बहुत हुआ जुमलेबाजी, बहुत आपने हिंदू मुस्लिम, बहुत आपने मंदिर जनता मतदान करके बदल दे ना भाई, जनता मतदान करके बदल दे। ये पब्लिक को समझाना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को। शायद पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक को नहीं समझा पा रही हैं, इसीलिए बीजेपी बार बार चुनाव जीत रही है। क्यों नहीं समझा पा रही? आप नतीजे देख लीजिए, प्रधानमंत्री की बौखलाहट देख लीजिए। जब दूसरे तीसरे चरण में आप हारता हुआ देख रहे हैं तो आपकी बेशर्मी इतनी हो गई कि मंगलसूत्र पे आप आ गए हैं और उस पर 2 भैंसों पे 1 भैंस ले लेंगे। देखिए, बयान जो है वो हर जगह इस बात का संदेश दे रहे हैं कि लोग मर्यादा खत्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बयान खाली मैं बीजेपी की बात नहीं करता, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, सभी दलों से इस तरह के बयान आ रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मर्यादा संस्कार के दर्पण में व्यक्ति को मिलती है, तो जो जहां वो गोद निर्धारित है वो निश्चित है।
कि इसमें मर्यादा का कोई स्थान नहीं, इसमें प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं, इसमें वचनबद्धता का कोई स्थान नहीं। तमाम जितनी एजेंसियां हैं हिंदुस्तान की, वो एजेंसियां इंगित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन का 119 से 143 सीट के अंदर दम तोड़ देगी भाजपा। 119 120 सीटें, 400 पार सीटें, 411 सीटें। जब चोर चोरी करता है तो बंटवारे के टाइम खून खराबा होता है, और देश बेचने वालों के हाथ में जनता कमान नहीं सौंपेगी। नरेंद्र मोदी इस भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री, बेटा इस भारत देश का, और नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास, जो गारंटी जो दिया वो करके दिखाया। 14 करोड़ शौचालय, 6.5 करोड़ मकान, उज्ज्वला योजना का फ्री सिलेंडर, हर घर जल नल से जोड़ा। आयुष्मान योजना का तहत जो गरीब बीमारियों से मर जाता था, 5 लाख का फ्री इलाज किसी अस्पताल में, ये है मोदी का गारंटी और ये है मोदी का वादा। पूरे देश और पूरे प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। विपक्ष धाराशायी है और हम 400 पार सीटें जीतकर पुनः केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी भारत का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। कि भाषाओं को आप दूर रखिए, मुद्दों पर बात करिए। जनता को मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दा सबसे जरूरी है। आम जनता चाहती है कि जो भी राजनीतिक दल कम से कम उनके सामने मतदान के लिए आए, उनसे वोट मांगने आए, उनसे मुद्दों की बात किया जाए, क्योंकि जनता के लिए मुद्दे ही प्रथम है। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से सियासी बयानबाजी भी बदलती जा रही है। सियासी बयानों के अर्थ बदल रहे हैं, निम्न स्तर की बयानबाजी हो रही है। ऐसा ही एक बयान सामने आया है सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो राहुल गांधी के तलवे चाटते थे। इस बयान के क्या मायने हैं, क्या कुछ सियासी माइलेज इससे मिल सकता है? कानपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी को लेकर के वो क्या सोचते हैं और क्या किसी पार्टी को ऐसे बयान से फ़ायदा हो सकता है। साहब ये बताइए, क्या लगता है इस तरीके की बयानबाजी से किसको फ़ायदा होता है? देखिए, इस तरीके जो बयानबाजी है, कोई भी एक पर मैं तो राम गोपाल यादव जी को सोचता हूँ एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं। और एक चीज़ और बता दूं, उन्होंने इसी ने कई बयानों से उन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसी के बारे में इस तरीके की बातें करना, मर्यादाओं से हट करके अपनी जो एक राजनीतिक मर्यादा राजनीति में रह भी नहीं गई है। जिस तरीके से लोग गलत शब्दों से अनावश्यक बयान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर के उनको अपने बयान पे जो है एक बार सोचना चाहिए और उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए कि इस तरीके के बयान हो भविष्य में मतलब मैं नहीं दूंगा। इस बात को उनको कहना चाहिए। आप कह रहे हैं खेद व्यक्त करना चाहिए, कितना जायज़ मानते हैं आप इस बयान को? क्या लगता है इसके क्या अर्थ हैं? क्या कुछ फ़ायदा होगा सपा को इससे, इंडिया गठबंधन को? लगातार जिस प्रकार से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये छोटे छोटे, कहने का मतलब जो छोटे छोटे समुदायों में जिस प्रकार आप देखेंगे जहाँ इनको लाभ होने का मौका मिलता है वहाँ ये अपनी अपनी भाषा को बदल लेते हैं। इसी को शुद्ध रूप से दोगलापन कहते हैं। लगातार एक तरफ जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और राम गोपाल यादव जी जिस प्रकार से अपने शब्दों से उनका हनन कर रहे हैं, लगातार क्या होता है जब चीज़ें दोगलापन, तो ये सीधे सीधे इसलिए कर रहे हैं कि स्वयं महागठबंधन जो चला रहे हैं आप स्वयं तलवे चाट रहे हैं, दूसरे को क्या कहेंगे। और ये सब उसी भाषा शैली के लोग हैं जैसे कहते हैं एक समय ये लोग नारे लगाते थे कि तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। अफजल घर घर से निकलेगा, लगातार उन लोगों को समाप्त करने का काम किया। आज अफजल को पैदा करने वाली कोखें ख़त्म हो गई हैं और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और समाज में माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या मतलब है इस बयान का और क्या लगता है कि जो बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है? इस तरीके की बयान जो है वो कहीं ना कहीं हताशा का प्रतीक है। ये बौखला गए हैं, इनके पास कोई शब्द नहीं बचे रह गए हैं। जो कांग्रेस और जो बाकी इन लोगों ने महागठबंधन जो अपना बनाया ठगबंधन, इसमें इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कितना कटाक्ष किया है इसके पहले। और यही राम गोपाल यादव जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब अपनी सपा जो सरकार जब थी और अपनी पार्टी के लिए इतना नुकसान किया था, इन्हीं की देन थी। और मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अगर इनके पास कुछ बचा नहीं रह गया, वो इतना जनता के हितैषी बने हैं, तो ये अखिलेश यादव जी अभी अयोध्या दौरे पर गए थे तो उन्होंने राम मंदिर से दूरी क्यों बनाई थी? राम जी के दर्शन करने क्यों नहीं गए? जब अयोध्या वहाँ पे गए और उन्होंने इतना प्रवचन दिया और भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करने से अपनी आप को दूरी बनाए रखें। तो ये अवसरवादिता की राजनीति चल रही है। इनके पास ये पूरा खो चुके हैं, इनके पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा रह गया है, इसी के लिए इसमें ये कटाक्ष बोलते चले जा रहे हैं। तो भैया क्या लग रहा है, पाने के लिए कुछ नहीं रह गया इसलिए हताशा निराशा ही है?
देखिए अब राम गोपाल जी की उम्र भी हो गई है और फ्रस्ट्रेशन के शिकार तो वही है, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा अब की बार तो देश की जनता ने कह दिया 400 पार, तो निश्चित ही फ्रस्ट्रेशन संभव है। और दूसरी बात ये कि जो तलवे चाटने की बात तो वर्तमान में कांग्रेस और गठबंधन करके खुद भी चला रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए अब तो जनमानस में संदेश हो गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा भी हो, जन संदेश हो गया। इसलिए सारी पार्टियां बौखलियाएंगी। ये स्पेशल इसलिए बौखलिया बैठे क्योंकि लोकल पार्टियां चला रहे थे। अब इनके परिवार की तो विचित्र हो गया, वो बाप का नहीं रहा, ये भतीजे का नहीं रहा, कोई कुलद्रोही हो गया, कोई पुत्रद्रोही हो गया। मतलब भी समझिए जनता भी जान गई है कि ना ये पुत्रद्रोही है, ये कुलद्रोही है। कहीं अखिलेश पुत्र बाप का नहीं, राम गोपाल लड़के का नहीं, अब तलवे खुद ही चाट रहे हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गर्मी का मौसम भी है, बौखलियाट भी है। पाइए 400 पार मोदी जी, मतलब समझ लीजिए कि देश की जनता मोदी जी को इतना बड़ा पावर देने जा रही है कि कल्पना के परे है। और जो सपने 370 सीटें पाने के बाद संभव हो सकते थे वो होने जा रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि सब दुकानें बंद होने जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है जिसकी दुकानें बंद होती है तो टेंशन तो होती है, तो केवल फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो भैया दुकान बंद होने की टेंशन है या कुछ और है? नहीं, निश्चित ही समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। उनके यहाँ कोई नेता बचा ही नहीं है। उनके परिवार में खुद टूट मची हुई है, एक बार पार्टी टूट चुकी है। मुलायम सिंह जी जो धरतीपुत्र कहे जाते थे, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई। उनके बेटे ने, उनको खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हटा करके स्वयं बन गए। राम गोपाल जी का ये जो विचार आया है, या हम कहें अब शब्दों का प्रयोग किया है, कतई उनको शोभा नहीं देता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तोड़ दिया था पहले, आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। चूँकि उम्र ज़्यादा वास्तव में हो गई है, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और हताशा भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कल 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। वो पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी सिर्फ फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, इटावा और कन्नौज, जहां इनके परिवार के लोग रहते थे। इनके परिवार के लोग जहां खड़े होते हैं वहीं मेहनत होती है। और चूँकि एक ऐसे नेता के बारे में आपने अब शब्द कहा है जो सनातन धर्म के बारे में बात करता है, जो हिंदुओं के बारे में बात करता है, जो मोदी जी के बारे में बात करता है, जो योगी जी के बारे में बात करता है, और विरोध करता है आतंकवाद का, विरोध करता है देशद्रोहियों का, विरोध करता है उनका जिन्होंने देश की छवि को धूमिल किया है। तो राम गोपाल जी का ये कथन कतई स्वीकार नहीं है। और ऐसे नेता, उनको तो वैसे भी संन्यास ले लेना चाहिए, कोई पूछता भी नहीं अब पार्टी में। सिर्फ चर्चा में रहने के लिए ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। चर्चा में रहने के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, या वाकई में कोई मैसेज देना चाहते थे इस भाषण को लेकर के, इस बयान को लेकर के? क्या लगता है आपको, क्या खुद का नुकसान कर रहे हैं या बीजेपी का नुकसान कर पाएंगे? देखिए, वो नुकसान तो खुद का ही करके उन्होंने अपना एक नया दरवाज़ा खोला है राजनीति का। मुझे लगता है वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक परिवारवाद, व्यक्तिवाद और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। जबकि इस देश के परम आदरणीय मोदी जी जो हैं, इस देश को पूरे विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक छोटी से छोटी जनता तक अपना ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार थी। ये सरकार उन लोगों तक है जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है। हम उन ज़रूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वही देश के जो दूसरे नेता हैं वो अपने परिवारवाद को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने धर्म को नहीं। क्योंकि धर्म को अगर कहेंगे तो वो राम मंदिर तक जाने तक वो परहेज करने वाले लोग जो कभी टोपी पहनने का काम करते थे, आज वो मंदिरों में जाने का काम कर रहे हैं। निश्चित सी बात, मुझे लगता है वो अपने आप को ख़त्म करने का काम इस बार करने जा रहा है। अब इस बार जनता वो समझ चुकी है, और इस बार उनको जो है 400 पार का जो नारा था वो जनता जनार्दन के सहयोग से मोदी जी बनाने जा रहे हैं। क्या किसी को अपमानित करके अपना कद बढ़ाया जा सकता है, अपनी पार्टी का कद बढ़ाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? अपमानित करके कद तो नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार बताइए, इस समय पारा कितने पे? 48 पार। सही आदमी भी गलत बात कर रहा है तो बेचारे रिटायरमेंट की उम्र भी पूरी कर चुके हैं, इसलिए कहना चाह रहे हो उम्र ज़्यादा है, इस वजह से बहकी बातें कर रहे हैं। और पारा बहुत तगड़ा चढ़ा हुआ है, इसलिए मुलायम सिंह जी कहते थे बच्चे गलती करते हैं, तो हम तो कहते हैं बच्चे और बूढ़े दोनों गलती करते हैं। तो भैया क्या आपकी बात से सहमत है? आप कह रहे हैं बच्चे और बूढ़े दोनों गलती करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, जो उन्होंने तलवे चाटना कहा, ये तलवे चाटना कोई क्रिया नहीं है, कोई किसी के तलवे चाटना, ये मुहावरा है। कह रहे फलाने के तलवे चाटना। तो मैं बहुत संक्षिप्त में
मुहावरे का जवाब मुहावरे से, बाकी सब लोग समझदार। उन्होंने कहा कि तलवे चाट रहे हैं, ये मुहावरा है। तो दूसरे मुहावरे से उनको जवाब है कहीं खिसियान बिलैया खम्बा नोचे, वही हो रहा है। भैया खिसियान बिलैया खिसियाई बिल्ली जो है वो खंभा नोच रही है, ये आपको लगता है कि वाकई में इस तरीके के बयानों से कुछ फर्क पड़ता है? 400 पार नारा देने के बाद 303 के नीचे आ रहे हो तो खिसियानी बिल्ली खंभा तो नोच रही है, ये तो फैक्ट है। और रही बात कि प्रधानमंत्री और सबके जो वक्तव्य का है कि स्तर नीचे गिर रहा है, तो टोटल स्तर नीचे गिर रहा है। राजनीति में अब मर्यादा बची नहीं। एक प्रधानमंत्री एक लोकल नेता स्तर की बातें करता है। पहले चरण के बाद से लगातार बयान का स्तर गिरता जा रहा है। बराबर चारों चरण तक इनका ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। आप खिसियानी बिल्ली तो ये तो खुद ही समझ सकता है आदमी की खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब जब सब जगह चुनाव हो गए तो कहीं एक बात का लेके हुई अच्छा, अरे दल बदलू है, भग्गा है तो कहा नहीं जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अवसरवादी नेता, इनका कोई स्थान है? आज ही पार्टी में, कल हुई पार्टी में। अवसरवादी हर पार्टी में होते हैं क्या, लेकिन इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग, तो इनके वो शब्दावली किसी को खराब लगती है, किसी के लिए अच्छी होगी, कहीं फायदे वाली होगी, कहीं नुकसान वाली होगी। राजनीति में तो सब बोले जा, कौनो भैंसिया पे उतरी आवत है, कौनो मंगलसूत्र पे उतरी आवत। ये राजनीति का स्तर है प्रधानमंत्री की बात के लिए, तो ये सब चला करता है। तो भाई साहब क्या लगता है स्तरहीन बयानबाजी से किसका फायदा होने वाला है? इससे पूरी तरह से लॉस होगा इंडिया गठबंधन को, जो भी है। और जितना ये अपमानजनक टिप्पणी है, हालांकि दल बदल कानून हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त है,